नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आर्मी लवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपके साथ में एक नई और रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है। अब वैदिक सभ्यता जो है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। टॉपिक का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। अब ये वैदिक सभ्यता जो है, इसके निर्माता जो है वो आर्य थे, इसलिए इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी वैदिक सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? आर्य सभ्यता। तो इसका दूसरा जो नाम है वो है आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आर्य सभ्यता। इसके बाद में वैदिक सभ्यता जो है, इसके निर्माता आर्य थे। तो ये आर्य जो थे, भारत क्यों आए, किस प्रकार से आए, कब आए, अगर विदेशी थे तो इनका आने का कारण क्या था, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया निर्माता। क्या बताया? निर्माता। निर्माता कौन? आर्य। आर्य शब्द जो है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक तो आर्य शब्द का अर्थ पूछा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर उत्तम। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य कोई जातीय समूह नहीं है। आर्य एक भाषाई समूह को अंकित करता है। किसको अंकित करता है? आर्य एक भाषाई समूह को अंकित करता है। किसको अंकित करता है? आर्य शब्द का अर्थ तो मैंने बताया आपको, श्रेष्ठ या उत्तम। और आर्य शब्द जो है, यह भाषाई समूह को अंकित करता है। अब इसके बाद में ये आर्य जो थे, विदेशी अगर थे तो इनका भारत आने का उद्देश्य क्या था? भारत आने का जो उद्देश्य है, आर्य पशु चराने का कार्य करते थे और उसी पशु चारण की खोज में ये भारत आए थे। भारत आने का कारण क्या है? पशु चारण की खोज। पशु चारण की तलाश में कह दो या खोज में कह दो, पशु चारण की खोज में भारत आए। अगर यह पूछ लिया जाए आर्यों का आरंभिक मुख्य धंधा क्या था, तो इनका आरंभिक जो उद्यम है वो तो पशुचारण था, जबकि कृषि जो था वो इनका सहायक कह दो या गौण कार्य था। मुख्य उद्यम क्या था? पशुचारण, जबकि कृषि जो था वो इनका प्रारंभ में गौण या सहायक कार्य था। अब इसके बाद में ये विदेशी थे, तो कहां के रहने वाले थे, इसके बारे में हमें जानना है। तो आर्य जो है, इनके मूल निवास स्थान के बारे में अभी विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्र के निवासी बताते हैं। अब वो हमें याद कौन कौन से रखने हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इनमें नंबर एक, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है मैक्स मूलर का। किसका नाम याद रखना है? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर जो है, ये आर्यों का मूल निवास स्थान मानता है मध्य एशिया। क्या मानता है? मध्य एशिया, या कह सकते हैं बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहां पर था? मध्य एशिया। दूसरा आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा कौन सा याद रखना है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो है, इनका मूल स्थान मानते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या मानते हैं? उत्तरी ध्रुव। जबकि दयानंद सरस्वती जो है, कौन? दयानंद सरस्वती, वो इनका मूल निवास स्थान मानते हैं तिब्बत क्षेत्र को। किसको मानते हैं? तिब्बत क्षेत्र को। अगर आगे बात करें तो डॉक्टर
अविनाश चंद्रदास, ये इनका मूल निवास स्थान मानते हैं सप्तसेंधव क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सप्तसेंधव क्षेत्र। और एक नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर गंगानाथ झा। किसका नाम याद रखना है? गंगानाथ झा का। और ये इनका मूल निवास स्थान मानते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। पहला निवास स्थान के बारे में मैंने बताया मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया या बैक्टीरिया। दूसरा बताया बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव। तीसरा दयानंद सरस्वती, तिब्बत क्षेत्र। चौथा डॉक्टर अविनाश चंद्रदास, ये मानते हैं सप्तसेंधव क्षेत्र के निवासी। और डॉक्टर गंगानाथ झा जो है वो इनको मानता है ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी। तो ये थे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। अब इसके बाद में आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। हमने सेंधो सभ्यता के बारे में पढ़ा कि सेंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, सेंधो सभ्यता किस प्रकार की थी या फिर वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी। सेंधो के बारे में पूछे तो हमें करना है नगरीय या शहरी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें करना है ग्रामीण सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। अब इसके बाद में वैदिक सभ्यता जो है, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। इस संपूर्ण वैदिक सभ्यता का काल जो है वो माना गया है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यानी आर्यों का आगमन माना गया है 1500 बीसी, और यही काल माना गया है वैदिक सभ्यता के आरंभ का काल। वैदिक सभ्यता का अगर काल पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। इसके बाद में एक विद्वान जिनका नाम है विंटर नित्स। नाम क्या है? विंटर नित्स। इन्होंने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? वैदिक सभ्यता को विंटर नित्स ने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? उनमें पहला आपको याद रखना है ऋग्वेदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वेदिक काल। और दूसरा जो काल आपको याद रखना है वो है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है इसका समय है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। कितना है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। जबकि उत्तर वैदिक का काल है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। वैदिक सभ्यता को हमने कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में। पहला पार्ट बताया मैंने ऋग्वेदिक काल जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। दूसरा बताया है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल जो है उसका टाइम बताया मैंने आपको 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। अब इसके बाद पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल को और उसके बाद में चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? ऋग्वेदिक काल के बारे में। किसके काल में? ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल का समय कितना बताया मैंने आपको? ऋग्वेदिक का काल जो है वो रहेगा 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। कितना रहेगा? 1500 से लेकर 1000 बीसी। अब सबसे पहले तो वैदिक साहित्य जो है उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे का जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देखना। और वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारी जो वैदिक साहित्य में मिलती है उसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर संपूर्ण रूप से चर्चा की थी। तो वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक है। और ऋग्वेदिक काल जो है इसकी जानकारी जो है वो हमें मिलेगी किससे? ऋग्वेद से। किससे मिलेगी? ऋग्वेद से। और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पर याद क्या क्या रखना है ऋग्वेद?
नंबर एक, सबसे पहले ऋग्वेद जो है इसका 10वां मंडल है। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। और 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त दिया गया है जिसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम दिया गया है? नदी सूक्त। ऋग्वेद के अंदर 10वां मंडल और 10वें मंडल के अंदर नदी सूक्त। इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नंबर एक, एक तो पूछा जाता है वैदिक जो संहिता है, संपूर्ण वैदिक साहित्य, उसके अंदर कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य या वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख है? यहां पर मिलेगा आपको 31। नंबर दो, वेदों में कितने नदियों का उल्लेख है? तो 25। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा 21। कितना होगा? 21। यानी ऋग्वेद के अंदर कितनी नदियों का उल्लेख मिलेगा हमें? 21 नदी। अब यहां से क्या क्या पूछा जाएगा? ऋग्वेद में उल्लेखित प्रथम नदी कौन सी है? ऋग्वेद में उल्लेखित पहली नदी कौन सी है? तो पहली नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा। और अगर अंतिम नदी पूछ ली जाए तो कौन सी? ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम नदी कौन सी है? गोमल। कौन सी है? गोमल। इसके बाद में तीसरा क्या पूछा जा सकता है? ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी, और सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। चौथा क्या पूछा जाता है? सबसे पवित्र नदी। क्या पूछा जाता है? सबसे पवित्र नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ये दो जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार आते हैं। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी। इसके बाद में अगला पूछा जा सकता है गंगा नदी जो है वह सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा व सरयू नदी का उल्लेख आया है मात्र एक बार। जबकि यमुना नदी जो है, कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी का उल्लेख आया है 3 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार? 3 बार। गंगा और सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। इसके बाद में एक तो नदियों के वर्तमान नाम और एक वैदिक नाम, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है। वर्तमान में जो रावी नदी है इंपॉर्टेंट है, और इसको वैदिक काल में परुष्णी नदी कहते थे। क्या कहते थे? परुष्णी नदी। हमने ऋग्वेद के अंदर चर्चा की थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 रागे युद्ध के बारे में पढ़ा था। वो इसी परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था भरतजन के राजा सुदास और 10 राज्यों के संघ के नेता विश्वामित्र के बीच। दूसरा आपको याद रखना है झेलम। कौन सी याद रखनी है? झेलम। और झेलम का नाम है वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। एक अस्किनी, और अस्किनी का नाम था चिनाव। क्या नाम था? चिनाव। एक सतलज, और सतलज का नाम था सुताद्री। एक नाम याद रखना है गंडक, और गंडक का नाम था सदा नीरा। कौन कौन सी बताई मैंने? रावी, परुष्णी, झेलम का वितस्ता, अस्किनी, चिनाब, सतलज, सुताद्री, गंडक, सदानीरा। इनमें से ये आरंभिक जो 3 नाम है ये एग्जाम में कई बार पूछे गए। इन तीनों को खास तौर से ध्यान में रखना, ये नाम एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये ऋग्वेद के नदी सूक्त के बारे में थे। अब इसके बाद में आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक काल के अंदर
जो राजनीतिक व्यवस्था थी उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। नंबर एक, सबसे पहले तो इनकी जो प्रशासनिक इकाई जो है उनका क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रशासनिक इकाइयों का क्रम। और उसमें आपको याद रखना है राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल, ये आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों का एक क्रम है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी? राष्ट्र, उसके बाद में जन, उसके बाद में विश्व, उसके बाद में ग्राम, उसके बाद में कुल। अगर सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई पूछे तो कौन सी? कुल। क्या याद रखना है? कुल याद रखना। और राष्ट्र शब्द जो है इसका ऋग्वेदिक काल के अंदर पहली बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद में राजा जो है इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। नंबर एक, राजा का पद आनुवंशिक था। क्या था? पद आनुवंशिक था, लेकिन इसके साथ में जनता का अनुमोदन आवश्यक था। पद तो आनुवंशिक था, लेकिन आनुवंशिक होने के साथ साथ में जनता का अनुमोदन आवश्यक था। नंबर दो, राजा जो है यह भूस्वामी नहीं था। क्या नहीं था? भूमि का स्वामी नहीं था। तो फिर कौन था? यह युद्ध का नेता था। किसका नेता था? युद्ध का नेता। और राजा जो है इसको गोप्ता जन्य कहा गया है। क्या कहा गया है? गोप्ता जन्य। तो गोप्ता जन्य के नाम से जाना गया किसको? राजा को। दूसरा, युद्ध का नेता था, न कि भूमि का स्वामी। इसके बाद में आनुवंशिक पद था, लेकिन जनता का अनुमोदन साथ में आवश्यक। और इनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए कुछ परिषदें थी। अब ये कौन कौन सी परिषद थी उनके बारे में याद रखना है। 4 प्रकार की परिषद आपको याद रखनी है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नंबर एक, वेदत्त। कौन सी? वेदत्त। दूसरी कौन सी याद रखनी है? सभा। तीसरी कौन सी याद रखनी है? समिति। और चौथी कौन सी याद रखनी है? गण। ऋग्वेदिक कालीन 4 परिषदों का नाम याद रखना है, और उनमें पहली परिषद जो याद रखनी है उसका नाम है वेदत्त। दूसरी का नाम क्या है? सभा। तीसरी का नाम क्या है? समिति। और चौथी का नाम है गण। अब अगर इनमें पूछा जाए कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? वेदत्त। सभा जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा किनकी संस्था थी। तो सभा के अंदर सभ्रांत व श्रेष्ठ जन जो है वो शामिल होते थे। कौन शामिल होते थे? सभ्रांत व श्रेष्ठ जन। जबकि समिति जो थी ये जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। किसकी प्रतिनिधि संस्था थी? जनता की। इनमें केवल 3 के बारे में आपको याद रखना है। नंबर एक, सबसे प्राचीन कौन सी? वेदत्त। सभ्रांत व श्रेष्ठ लोगों की संस्था कौन सी? सभा। समिति किनकी संस्था? जनता की प्रतिनिधि। और समिति जो है इसका प्रधान जो है वो ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था? समिति का प्रधान क्या कहलाता था? ईशान। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है। और इससे भी महत्वपूर्ण, सभा और समिति इन दोनों को अथर्ववेद में, कौन से वेद में? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसकी पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा व समिति को कहा गया है। यह आपको याद रखना था राजनीति के बारे में। राजनीति के बाद में आगे चलते हैं हम समाज के बारे में। किसके बारे में? समाज। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नंबर एक, पहला पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी? तो ऋग्वेदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित?
वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित? कर्म पर आधारित। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित। नंबर 2, समाज जो था या परिवार जो था वो मात्र सतात्मक था या पितर सतात्मक? तो जिस प्रकार से हमने सैंधव काल में पढ़ा, समाज मातृ प्रधान था, और यहां पर समाज जो है वो किस प्रकार का है? पितर सतात्मक। किस प्रकार का है? पितर सतात्मक। इसके बाद में नंबर 3, यहां से नारियों के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। किसके संदर्भ में? नारियों के संदर्भ में। ऋग्वेदिक काल है, उसे नारियों की दृष्टि से आदर्श काल माना गया है। क्या माना गया है? आदर्श काल। इसके अंदर नारियां जो है इनको पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। किसमें भाग लेती थी? अपने पति के साथ अर्धांगिनी के रूप में यज्ञ संबंधी जो क्रियाकलाप थे उनके अंदर भाग लेने का अधिकार था। नंबर 2, उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार का अधिकार था, यानी गुरु के आश्रम में जाकर उनके सानिध्य में रहते हुए शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था ऋग्वेदिक काल के अंदर नारियों को। नंबर 3, नारियों को संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। नंबर 3, राजनीति का अधिकार। कौन सा अधिकार? राजनीति का अधिकार भी नहीं दिया गया था। युद्ध में भाग लेने का अधिकार भी इनको नहीं दिया गया था। ये नारियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नारियों की दृष्टि से आदर्श काल कहा गया है, और यज्ञ में या यज्ञ से संबंधित क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार था। उपनयन संस्कार जो है उसका भी अधिकार था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, राजनीति का अधिकार नहीं था, और युद्ध संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार भी इनको नहीं था। इसके बाद में नारियों के बारे में और क्या पूछा जा सकता है? ऋग्वेदिक काल के अंदर एकल विवाह प्रथा का प्रचलन था। किस प्रकार की विवाह प्रथा? एकल विवाह। बाल विवाह नहीं होते थे। इसके अलावा सती प्रथा जो थी उसका प्रचलन नहीं था। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह होते थे, और जो नारी या जो युवती आजीवन अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया। कौन सा? अमाजू। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्या है उसको क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। और एक शब्द और पूछा जाता है, नियोग। क्या पूछा जाता है? नियोग। और नियोग का मतलब है पति की मृत्यु के बाद देवर के साथ में विवाह करने की प्रथा, उसको हम कहते थे नियोग प्रथा। तो ये महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां थी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? ऋग्वेद में उल्लेखित एकमात्र फसल, और वो आपको याद रखनी है, यव। और यव को क्या कहेंगे हम? चो। इसके बाद में आर्य जो है इनका प्रिय वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र आपको याद रखना है वीणा। क्या रखना है? वीणा। मनोरंजन का साधन याद रखना है, और मनोरंजन के साधन के रूप में क्या याद रखना है? एक तो धूर्त क्रीड़ा, धूर्त क्रीड़ा। इसके अलावा रथ दौड़। इसके अलावा पासे का खेल खेलते थे। ये आपको याद रखना है इनके मनोरंजन के साधन के रूप। इसके अलावा आर्य जो है इनका मुख्य पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ जो था वो था सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। इसके अलावा आर्य जो है वो लोहे से अपरिचित। क्या थे? लोहे से अपरिचित थे।
इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर कुछ शब्दावलियां मिलती और उन शब्दावलियों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक तो पूछा जाता है वाय, वाय का अर्थ पूछा जाता है चूल्हा, एक पूछा जाता है बीसक, और बीसक किसको कहते हैं? वैद को। किसको कहते हैं? वाय कहते हैं जुला को, और बीसक किसको कहते हैं? वैद को कहते हैं। और एक तक्षण, क्या पूछा जाता है? तक्षण, और तक्षण था लकड़ी का काम करने वाला। कौन सा था? लकड़ी का काम कर। एक उपल तक्षण पूछा जाता है, जो पत्थर की कारीगरी करने वाला था। किस प्रकार की? पत्थर की कारीगरी। इसके बाद में आर्यों का जो धर्म है उससे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। आर्यों के धर्म से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आर्यों के जो संपूर्ण देवता हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वीवासी देवता। तो इनमें हमें क्या पूछा जा सकता है वो देखना है। इनमें सबसे पहले आपको नाम याद रखना है इंद्र का। किसका नाम याद रखना है? इंद्र। इंद्र जो है इसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, 250 बार। कितनी बार? इंद्र देवताओं में सर्वाधिक बार है। वैसे सर्वाधिक बार जनपद शब्द का मिलता है 275 बार, लेकिन देवताओं में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका मिलता है? इंद्र का मिलता है, 250 बार। और इसी कारण इसे ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, सबसे महत्वपूर्ण देवता। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो आपको आंसर देना है इंद्र। इंद्र किसका देवता था? इंद्र जो था वो वर्षा का देवता था, वह युद्ध का नेता था। किसका देवता था? वर्षा का देवता, वह युद्ध का नेता माना गया है। किसको? इंद्र को। और इंद्र जो है इसको ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इसको पुरंदर नाम से उल्लेखित किया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इसको याद रखना। यह तो याद रखना है इंद्र के बारे में। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वो है अग्नि। कौन सा है? अग्नि। और अग्नि का उल्लेख आया है 200 बार। कितनी बार आया है? अग्नि एकमात्र देवता है जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में शामिल था। क्या था? तीनों श्रेणियों में शामिल था। कौन? अग्नि। और अग्नि देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य, किसका कार्य करता था? देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। कौन? अग्नि। इसके बाद में अगला जो देवता आपको याद रखना है वो याद रखना है वरुण। कौन सा याद रखना है? वरुण। वरुण के बारे में क्या पूछा जा सकता है? एक तो इसको ऋतस्य गोप्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋतस्य गोप्ता, ऋतुओं का कर्ता धर्ता, दिन रात का कर्ता धर्ता। यानी दिन रात को करने वाला भी कौन है? वरुण है। जल नियामक क्रियाओं का देवता, सत्य का प्रतीक, किसको माना गया है? वरुण को। जल नियामक में समुद्र का नाम आप खास तौर से याद रखना, समुद्र का देवता माना गया किसको? वरुण को। इसके बाद में और कौन से देवता याद रखने हैं? एक आपको नाम याद रखना है धोस, या फिर इसी को धो कहा गया। ये आर्यों का सबसे प्राचीन देवता, सबसे प्राचीन देवता कौन था आर्यों का? धोस। एक आपको नाम याद रखना है देवता सोम। सोम के बारे में हमने ऋग्वेद के अंदर पढ़ा था। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से देवता सोम को समर्पित है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। और सोम जो था ये पेय पदार्थ का देवता था। किसका देवता था? पेय पदार्थ। एक मरुत का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। किसका नाम? मरुत। और मरुत किसका देवता था? आंधी तूफान का देव। किसका देवता? आंधी तूफान का देव। एक विष्णु के बारे में पूछा जा सकता है।
और विष्णु को विश्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। किसके रूप में पूजते थे? विष्णु को विश्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। तो ये आर्यों के देवताओं से संबंधित क्वेश्चन थे जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया। सबसे पहले मैंने बताया इंद्र के बारे में। अगर ये पूछे कि आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन, तो इंद्र 250 बार उल्लेख, और पुरंदर कहा गया है युद्ध का और वर्षा का देवता। दूसरा अग्नि 200 बार, तीनों श्रेणियों में शामिल और देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य। तीसरा वरुण, जल नियामक क्रिया, सत्य का प्रतीक, दिन रात का कर्ता धर्ता, ऋतस्य गोप्ता कहा गया। इसके बाद में अगला जो है वो है दोष, आर्यों का सबसे प्राचीन देवता। सोम, पेय पदार्थ का देवता। नोवा, मंडल जो इन्हीं को समर्पित है। इसके अलावा मरुत है, आंधी तूफान का देवता है। विष्णु जो है वो विश्व के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। ये आर्यों के देवता थे। तो ये ऋग्वेदिक काल जो है उससे संबंधित वे तथ्य जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य। अर्थ याद रखना है आर्य शब्द का श्रेष्ठ या उत्तम जन, और ये एक भाषाई समूह है, न कि कोई जातीय समूह। इसके बाद में ये विदेशी थे, तो फिर भारत क्यों आए थे? तो इनका आने का उद्देश्य था पशुचारण की खोज। पशु चराने के उद्देश्य से निकले थे और भटकते भटकते भारत तक पहुंचे। उसके बाद भारत के अंदर इन्होंने एक सभ्यता की स्थापना की, वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इनके द्वारा निर्मित सभ्यता आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहलाई। मूल निवास स्थान के बारे में चर्चा की। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी माना। उसके बाद में दयानंद सरस्वती ने तिब्बत के, तिलक ने माना उत्तरी ध्रुव के, गंगानाथ झा ने माना ब्रह्म ऋषि प्रदेश के, और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो है वो मानते हैं इनको सप्तसेंधव निवासी। उसके बाद में संपूर्ण वैदिक सभ्यता का काल मैंने बताया आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और विंटर ने इनको दो भागों में बांटा। पहला ऋग्वेदिक काल और दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है उसका समय बताया मैंने आपको 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जो है उसका समय मैंने बताया आपको कितना? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। फिर हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में चर्चा की। ऋग्वेदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्ते के बारे में चर्चा की। नदी सूक्ते में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? नदी सूक्ते के अंदर, नदी सूक्ते जो है उसमें उल्लेखित नदियों की संख्या तो 21 है, संपूर्ण वैदिक संहिताओं में 31 है, और वेदों के अंदर कितनी बताई थी? 25। इसके अलावा उल्लेखित पहली नदी गंगा और अंतिम गोमल, सबसे महत्वपूर्ण सिंधु और सबसे पवित्र सरस्वती। गंगा सरयू का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। इसके बाद में कुछ वैदिक नाम और वर्तमान नामों के बारे में पढ़ा हमने, जैसे झेलम का बताया वेदस्ता, रावी का परुष्णी, चिनाब का अस्किनी, सतलज का सुताद्री, गंडक का सदानीरा। उसके बाद हमने इनकी राजनीति के बारे में चर्चा की, इनकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताया, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। सबसे छोटी इकाई कौन सी? कुल। फिर राजा के बारे में चर्चा की, राजा का पद आनुवंशिक लेकिन जनता का अनुमोदन आवश्यक। उसके बाद में ये भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का नेता था, और राजा को ही गोप्ताजन्य कहा गया। उसके बाद में इनकी कुछ परिषदों के बारे में बताया आपको, 4 परिषदें। सबसे प्राचीन बताई थी विदत, श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की सभा, और जनता की प्रतिनिधि समिति, समिति का प्रधान ईशान, और लास्ट बताई थी गढ़। और सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा था। इसके बाद में समाज के बारे में पढ़ा, जिसमें सभ्यता जो है वो तो ग्रामीण है, और वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है न कि जन्म, और परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है। फिर नारियों की स्थिति के बारे में बताया, नारियों को कौन कौन से अधिकार थे? उपनयन संस्कार का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार, लेकिन राजनीति, संपत्ति और युद्ध संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अमाजु शब्द याद रखना, अमाजु का अर्थ होता है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या। एक नियोग बताया, पति की मृत्यु के बाद देवर के साथ में विवाह कर दिया। उसके बाद हमने चर्चा की आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ के बारे में। पेय पदार्थ बताया सोमरस, प्रिय वाद्य यंत्र बताया वीणा। आर्यों का प्रिय पशु याद रखना, प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु इनका घोड़ा था, यह भी याद रखना। प्रिय पशु क्या है? घोड़ा।
उसके बाद में मनोरंजन के साधन बताए, दौड़खेड़ा, इसके अलावा रथ दौड़ का आयोजन, पासे का खेल, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके बाद में आर्य जो है, इनसे संबंधित 2-3 शब्द बताए, जैसे बीसक का अर्थ पूछा गया है कई बार, वेद, तक्षण का लकड़ी का काम करने वाला, वाय का मतलब जुला, उपल तक्षण पत्थर पर कारीगरी करने वाला। उसके बाद हमने चर्चा की आर्यों के धर्म के बारे में। एक इंद्र के बारे में याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण देवता, पुरंदर कहा गया है, 250 बार उल्लेख है। फिर अग्नि, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, दूसरा महत्वपूर्ण। फिर हमने चर्चा की वरुण की, इसके अलावा हमने दोष की, मरुत की, सोम की, इन सब की और चर्चा की। तो ये दोस्तों हमारे सामने अभी तक हम पढ़ रहे थे ऋग्वेदिक काल के बारे में, और इसके बाद इसी का एक अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। क्योंकि दोनों को अगर एक साथ लेकर चलूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट के अंदर हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ लिया है और अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ये जो अभी तक मैं जानकारी दे रहा था, इसको बार बार आप देखिएगा और निश्चित ही आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं। और बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताने का प्रयास किया है, सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है, ताकि एग्जाम के अंदर आप अच्छे तरीके से इसको याद रख पाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को लगातार शेयर करते रहिएगा और लगातार अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। और इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।